जय हिंद दोस्तों, स्वागत है आप सबका गुरुकुल इंस्टीट्यूट के ऑफिशियल यूट्यूब चैनल गुरुकुल इंस्टीट्यूट आरएस में। दोस्तों, आज एक ऐसे विषय पर बात करूंगा जिसकी चर्चा आज पूरे देश में है। साथियों, आज मैं बात करने जा रहा हूं वन नेशन वन इलेक्शन, यानी कि एक देश एक चुनाव। साथियों, मैं आप लोगों को बता दूं कि कल दिसंबर की 12 तारीख थी और कल की तारीख में केंद्रीय कैबिनेट के द्वारा, केंद्रीय मंत्रिमंडल के द्वारा एक देश एक चुनाव नाम से जो विधेयक है उसे स्वीकृति प्रदान कर दी गई, उसे अनुमति प्रदान कर दी गई। अब चूंकि ये कैबिनेट से पास हो गया है तो फिर आगे चलकर इसे संसद में भी रखा जाएगा और किस तरीके से इसके अन्य प्रावधान होंगे, साथियों इस वीडियो के अंत तक मैं आपको सारी चीजों को समझाने का, बताने का प्रयत्न करूंगा। दोस्तों, वीडियो को स्किप के बिना अंत तक देखिएगा, आपको बहुत ही महत्वपूर्ण जानकारी इस वीडियो के माध्यम से मैं देने जा रहा हूं। सबसे पहले मैं आपको बता दूं साथियों कि केंद्रीय मंत्रिमंडल ने कल 12 दिसंबर को एक देश एक चुनाव विधेयक को मंजूरी दे दी है। तो ये आप जरूर जान लेंगे, केंद्रीय कैबिनेट के द्वारा किसी भी विधेयक को सबसे पहले मंजूरी दी जाती है और उसके बाद वहां से मंजूरी मिलने के पश्चात ही वो संसद में जाता है। साथियों, आगे मैं आपको बता दूं कि आखिरकार क्या है एक देश एक चुनाव। तो सबसे पहले साथियों मैं आपको बता दूं कि इसके तहत पूरे देश में लोकसभा और विधानसभा के चुनाव को एक साथ कराए जाने की योजना है। साथ ही साथ एक देश एक चुनाव नाम की जो समिति है, जो कि देश के पूर्व राष्ट्रपति श्री रामनाथ कोविंद के नेतृत्व में बनाई गई थी। साथियों, इस समिति ने एक और सिफारिश की है कि अगले 100 दिनों के भीतर में स्थानीय निकायों के चुनाव भी संपन्न कराए जाए, अर्थात कि इस बात की भी सिफारिश कमेटी के द्वारा अर्थात समिति के द्वारा की गई है। साथियों, अब यहां पे हम लोग जानेंगे कि चूंकि यह एक विधेयक है तो इसे संसद में कब पेश किया जा सकता है। दोस्तों, सबसे पहले आप ये जानिए कि इस वक्त संसद का शीतकालीन सत्र चल रहा है और संसद के शीतकालीन सत्र में सरकार इसे प्रस्तुत कर सकती है संसद में। जी हां, संसद में शीतकालीन सत्र के दौरान इसे अगर पेश कर दिया जाता है तो फिर वहां से इसके आगे की प्रक्रिया होगी। लेकिन मैं आपको बता दूं कि चूंकि यह एक विधेयक है और चूंकि यह पूरे देश के चुनावी पद्धति को प्रभावित करने का भी काम करेगा, साथियों मैं आप सभी को बता दूं कि केंद्र सरकार इसके लिए सभी राजनीतिक दलों से अपनी राय मांग सकती है और इसके अतिरिक्त जब सभी दलों की सहमति बन जाएगी और इसके बाद क्या होगा, इस विधेयक को संसद की संयुक्त संसदीय समिति के पास भेजा जाएगा और उसके बाद संविधान संशोधन के द्वारा ही इस कार्य को साथियों किया जाएगा। संविधान संशोधन के बिना इसे लागू करना असंभव सा होगा। साथियों, अब मैं आपको बता दूं कि संविधान संशोधन सिर्फ संसद के द्वारा ही नहीं हो सकता, बल्कि संविधान संशोधन को करने में आधे राज्यों की सहमति भी आवश्यक होती है। अर्थात इस विधेयक को आधे राज्यों की विधानसभाओं से भी पारित कराना अनिवार्य होगा, तब जाकर इसे लागू करने की प्रक्रिया को आगे बढ़ाया जा सकेगा, फिर इसे पूरा किया जा सकेगा। दोस्तों, अभी मैं आपको बताऊंगा इसकी समिति के बारे में। तो सबसे पहले मैं आपको बता दूं कि समिति का नाम क्या है, एक देश एक चुनाव अर्थात वन नेशन वन इलेक्शन। अब दोस्तों, यह समिति कब बनाई गई थी, इसके अध्यक्ष कौन थे, इन सब चीजों के बारे में हम लोग बात करेंगे। साथियों, सबसे पहले आप ये जानिए कि ये जो विधेयक प्रस्तुत किया गया है ना, अब संविधान की अनुच्छेद 327 में साथियों संशोधन किया जाएगा और उसके बाद फिर एक राष्ट्र एक चुनाव शब्द को जो है संविधान में शामिल किया जाएगा। साथियों, इस समय आपको बता दूं कि पूर्व राष्ट्रपति जो कि इस कमेटी के अध्यक्ष भी हैं, पूर्व राष्ट्रपति रामनाथ कोविंद के नेतृत्व में एक समिति बनाई गई थी और इसी समिति को हम लोग वन नेशन वन इलेक्शन अर्थात एक देश एक चुनाव के नाम से जान रहे हैं। साथियों समिति ने मार्च 2024 में अपनी सिफारिश सरकार को सौंप दी है ना, और सरकार के द्वारा इसे पहले ही स्वीकृति दे दी गई है, लेकिन केंद्रीय मंत्रिमंडल के द्वारा औपचारिक तौर पर इसे कल यानी दिसंबर की 12 तारीख को अनुमति प्रदान की गई, स्वीकृति प्रदान की गई। दोस्तों, आगे हम लोग जानेंगे कि इस समिति के द्वारा कौन कौन से सिफारिशें की गई है। तो सबसे पहले आप ये जानेंगे दोस्तों कि इस समिति के द्वारा जो रिपोर्ट प्रस्तुत किया गया उसमें पूरे देश में सिर्फ 2 चरणों में चुनाव कराए जाने की बात कही गई है, अर्थात कि लोकसभा और विधानसभा के चुनाव एक साथ, और दूसरे चरण में दोस्तों अगले 100 दिनों के भीतर में स्थानीय निकायों के जो चुनाव होंगे उसे भी संपन्न कराए जाने की साथियों बात कही गई है। दोस्तों, आगे मैं आपको बताऊं कि इस विधेयक के कौन कौन से फायदे हो सकते हैं, कौन कौन से नुकसान हो सकते हैं। अब इस स्लाइड में हम लोग इस बात की चर्चा करेंगे कि आखिरकार अगर देश में वन नेशन वन इलेक्शन के प्रावधान को लागू कर दिया जाता है, पूरे देश में एक साथ चुनाव अगर कराए जाएंगे तो फिर इसके कौन कौन से फायदे हैं। तो फिलहाल हम फायदे की बात करेंगे, नुकसान की बात अगले स्लाइड में। चलिए दोस्तों, मैं आपको बताऊं कि सबसे पहले अगर देश में वन नेशन वन इलेक्शन को लागू कर दिया गया
तो सबसे पहला जो फायदा होगा वो क्या होगा? राजकोषीय बचत। जी हाँ, राजकोषीय बचत। दोस्तों आप सभी जानते हैं कि जब देश में अलग अलग राज्यों में केंद्रीय स्तर पर लोकसभा के जब चुनाव होते हैं, उस वक्त अलग अलग समय पर जब चुनाव आयोजित किए जाते हैं, तो कहीं ना कहीं इससे हम लोगों के राजस्व पे भी कह सकते हैं कि एक भारी लोड पड़ता है, भारी भरकम राशि खर्च होती है और कहीं ना कहीं एक आर्थिक नुकसान देश को उठाना पड़ता है। साथियों, अगर चुनाव एक साथ संपन्न कराया जाएगा तो इस राशि का बचत हो सकेगा, राजकोषीय बचत हो सकेगी और इस राशि का उपयोग अन्य क्षेत्रों में देश के विकास के कार्यों में किया जा सकेगा, लगाया जा सकेगा। साथियों, अगला जो एक बड़ा फायदा है वो क्या है कि विकास कार्यों में रुकावट की कमी आएगी। जी हाँ, निश्चित तौर पर अगर देश में बार बार चुनाव ना होकर सिर्फ एक ही बार चुनाव हो, तो आपको पता है कि जब बार बार देश में चुनाव होती है, अलग अलग राज्यों में चुनाव होती है, तो जितने भी सत्तारूढ़ पार्टियां होती है ना, वो लोग अपना फोकस किस में लगा देते हैं? चुनाव जीतने में लगा देते हैं। और ऐसे में चुनाव के समय जब भी कभी भी आप देखेंगे कि जब भी चुनाव की घोषणा हो जाती है, उस समय से लेकर चुनाव का रिजल्ट आने तक पूरे राज्य में क्या लगा होता है? आदर्श आचार संहिता लगा होता है, मतलब कोड ऑफ कंडक्ट लगा होता है। ऐसे में दोस्तों जब भी कभी भी आदर्श आचार संहिता लगी होती है, तो चूंकि आदर्श आचार संहिता का उल्लंघन ना हो, इसको लेकर के राज्य की सरकारें हो या केंद्र की सरकार हो, किसी भी प्रकार का विकास कार्य अपने स्तर से नहीं करा पाता। और दोस्तों समय समय पर अगर लगातार जब ऐसे चुनाव होते हैं, तो निश्चित तौर पर कहा जा सकता है कि विकास के जो कार्य है उसमें अवरोध भी उत्पन्न होता है, कहीं ना कहीं विकास की गति में यह बाधा प्रदान करने का काम करता है। तो साथियों, अगर पूरे देश में एक साथ चुनाव होगा, तो कहीं ना कहीं जो सत्तारूढ़ पार्टियां होंगी वो सिर्फ एक ही बार पूरे 5 साल के दौरान चुनाव पर फोकस करेंगे और बाकी का फोकस, बाकी का जो समय होगा, उनका फोकस कहां होगा? विकास के कार्यों पर होगा। तो ये एक बड़ा फायदा इसका दिखाई देता है। निस्संदेह इसका एक बहुत बड़ा लाभ यहां पर हम जान सकते हैं। साथियों, अगला जो फायदा है संसाधनों की बचत। दोस्तों जब कभी भी चुनाव कराए जाते हैं, आप सबको पता है ये बात बहुत अच्छे तरीके से कि चुनाव में जितने भी सरकारी कर्मचारी होते हैं, शिक्षक इत्यादि होते हैं, उन सभी लोगों को चुनाव के कार्यों में लगा दिया जाता है, भारी भरकम राशि भी खर्च की जाती है। और यहाँ पर हम लोग बात कर रहे हैं संसाधनों के बचत की, तो निस्संदेह आप देख सकते हैं कि जब कभी भी चुनाव होता है तो जितने विद्यालय होते हैं, बहुत सारे ऐसे विद्यालयों में, ऐसे बहुत सारे स्थानों पर क्या कर दिया जाता है? पोलिंग बूथ बना दिया जाता है, अनेक प्रकार के कर्मचारियों को चुनाव के ड्यूटी में लगा दिया जाता है, अनेक प्रकार के सुरक्षा बलों का इंतजाम किया जाता है। तो कहीं ना कहीं बार बार ऐसा करने से भी एक नुकसान दिखाई देता है। साथियों, आगे अब हम लोग बात करेंगे इसके नुकसान की। एक देश एक चुनाव के नुकसान क्या है? तो साथियों, यहाँ पे मैं आपको बता दूं कि सबसे पहले जो नुकसान देखने को मिलेगा वो वोटिंग पैटर्न पर असर होगा। ठीक है ना? अब वोटिंग पैटर्न पर कैसे असर होगा? दोस्तों, विधानसभा का चुनाव जो है वो क्षेत्रीय स्तर के मुद्दों को लेकर लड़ा जाता है, जबकि लोकसभा का जो चुनाव होता है वो क्षेत्रीयता और राष्ट्र के लेवल पर, देश के लेवल पर, नेशनल लेवल पर जितने मुद्दे होते हैं उन मुद्दों को लेकर लड़ा जाता है। तो निस्संदेह ऐसे में दोस्तों जो छोटी पार्टियां होती है, क्षेत्रीय पार्टियां होती है, ऐसे लोगों को चुनाव में कहीं ना कहीं थोड़ी परेशानी उठानी पड़ सकती है और इस प्रकार वोटिंग पैटर्न जो है वो निश्चित तौर पर प्रभावित होने की एक संभावना साथियों बनी रहेगी। आगे है अधिक संसाधन की जरूरत। साथियों, इससे पहले मैंने आपको बताया कि बार बार चुनाव होने पर संसाधनों की जो है जरूरत पड़ती है, संसाधनों का कह सकते हैं कि बहुत ही ज्यादा खपत होता है। लेकिन यहां पर भी अगर देखा जाए तो एक देश एक चुनाव अगर लागू कर दिया गया तो पूरे देश में वृहद पैमाने पर विधानसभा और लोकसभा का चुनाव एक साथ संपन्न कराया जाएगा और ऐसे में इतने सारे कर्मचारियों की आवश्यकता पड़ेगी, इतने सारे ईवीएम मशीन की आवश्यकता पड़ेगी, इतने सारे वीवीपैट मशीन की आवश्यकता पड़ेगी और अन्यत्र जितने भी ऐसे संसाधनों की आवश्यकता होती है चुनावी प्रक्रिया को संपन्न कराने में, उसकी बहुत ही बल्क मात्रा में साथियों आवश्यकता पड़ेगी। तो कहीं ना कहीं इन संसाधनों की आवश्यकता अगर पड़ेगी तो ये एक कहीं ना कहीं राजस्व पर एक बोझ होगा, कहीं ना कहीं इसका नुकसान एक दिखाई पड़ता है। साथियों, आगे मैं आपको बताऊं, नेक्स्ट है छोटी पार्टियों के अस्तित्व पर खतरा। अब इसमें किस हद तक छोटी पार्टियों के अस्तित्व पर खतरा है, इस पर मैं कोई दावा तो नहीं करूंगा, लेकिन एक प्रतिक्रिया यहां पर जरूर व्यक्त करना चाहूंगा। एक बात जरूर यहां पर आप समझ सकते हैं कि छोटी पार्टियां जो होती है साथियों, वो स्थानीय स्तर पर चुनाव लड़ती है, किसी स्टेट में वो अगर काम कर रही है और कोई नेशनल लेवल की बड़ी पार्टियां हैं वो पूरे देश स्तर पर वो काम कर रही है, तो दोस्तों उनके पास मुद्दे भी बहुत सारे होते हैं और जो स्थानीय स्तर के कह सकते हैं कि जो
पार्टियां होती है, छोटी पार्टियां होती है, ऐसे पार्टियों के पास राज्य भर के सिर्फ मुद्दे होते हैं। तो ऐसे में दोस्तों जब कभी भी वन नेशन वन इलेक्शन का चुनाव कराया जाता है, एक साथ ऐसे चुनाव होते हैं, तो छोटी पार्टियों के अस्तित्व पर थोड़ा कहीं ना कहीं एक खतरा मंडराता है। और बहुत ज्यादा तो नहीं, लेकिन हाँ थोड़ा खतरा तो जरूर मंडराता है, ये हम लोगों को जरूर समझना चाहिए। चलिए दोस्तों आगे बढ़ते हैं और आगे मैं आपको बताऊं कि वन नेशन वन इलेक्शन जो कमेटी है उससे संबंधित कौन कौन सी जानकारियां हैं, ऐसी कौन कौन सी महत्वपूर्ण जानकारियां हैं जिसे आप यहां पर समझने की कोशिश करेंगे, समझने की यहां पे आवश्यकता भी है। साथियों आपको मैं बता दूं कि सबसे पहले स्वतंत्रता के ठीक बाद अर्थात 15 अगस्त 1947 को हमारा देश आजाद हुआ और देश में साथियों पहला जो आम चुनाव कराया गया वह 1951-52 ईस्वी में कराया गया और उस वक्त 1952 से लेकर 1967 तक यानी कि 1952 से लेकर 1967 तक दोस्तों पूरे देश में एक देश एक चुनाव ही हुआ करते थे। लेकिन उस वक्त कुछ राज्यों में जो विधानसभाएं थी समय से पहले ही भंग हो गई, समय से पहले ही विघटित हो गई, तो ऐसे में इस प्रक्रिया को आगे कंटिन्यू करना संभव नहीं हो सका, तो फिर इसे धीरे धीरे करके समाप्त कर दिया गया। तो दोस्तों तब से यानी अर्थात 1967 से लेकर फिर अभी वर्तमान तक प्रत्येक 5 वर्षों में चुनाव जो है वो कराए जाते हैं, विधानसभा के अलग और लोकसभा के अलग। दोस्तों आगे मैं आपको बताऊंगा कि वन नेशन वन इलेक्शन जो कमेटी है जिसके की अध्यक्ष पूर्व राष्ट्रपति श्री रामनाथ कोविंद है, इसने अपनी रिपोर्ट 18,626 पेज की बनाई है। कितने पेज की? 18,626 पृष्ठों वाली इनकी रिपोर्ट है और इस रिपोर्ट को तैयार करने में दोस्तों कुल 191 दिनों का समय लगा है, 191 डेज का टाइम लगा है। ठीक है ना दोस्तों। अब मैं बात करूंगा इस समिति के गठन के बारे में। तो सबसे पहले आप ये बता दें कि पूर्व राष्ट्रपति श्री रामनाथ कोविंद के नेतृत्व में इस समिति का गठन 2 सितंबर 2023 को किया गया था। जी हाँ, इस समिति का गठन कब किया गया था? 2 सितंबर 2023 को किया गया था और इस समिति ने अपनी रिपोर्ट 14 मार्च 2024 को देश की राष्ट्रपति श्रीमती द्रौपदी मुर्मू को सौंपने का साथियों काम किया है। आगे मैं आपको बता दूं कि इस समिति के सदस्य कौन कौन है। इस समिति की एक हाई लेवल अपनी कमेटी है, उच्च स्तरीय समिति है और उसके सदस्य कौन कौन है यह जरूर जानने का विषय है। साथियों सबसे पहले पूर्व राष्ट्रपति श्री रामनाथ कोविंद जो कि इसके अध्यक्ष हैं, इसके अतिरिक्त डॉक्टर नितेन चंद्र इसके सचिव है, श्री अमित शाह जो कि वर्तमान के गृह मंत्री है और ये सदस्य हो गए इसके, श्री गुलाम नबी आजाद राज्यसभा के सांसद ये भी सदस्य है, श्री NK सिंह को भी सदस्य के रूप में रखा गया है, डॉक्टर सुभाष सी कश्यप इनको भी सदस्य के रूप में रखा गया है। इसके अतिरिक्त हरीश साल्वे, क्या नाम है इनका? हरीश साल्वे, इन्हें भी सदस्य के रूप में रखा गया है। संजय कोठारी और अर्जुन राम मेघवाल को भी यहाँ सदस्य के रूप में एक देश एक चुनाव समिति में रखने का काम साथियों किया गया है। अब मैं आपको बता दूं कि सरकार का उद्देश्य क्या हो सकता है इसके पीछे। साथियों सरकार का उद्देश्य है कि बार बार चुनाव जो होती है इस चुनाव में होने वाले व्यय को कम करना, इतने बार चुनाव ना करा जाए ताकि देश को बहुत ज्यादा आर्थिक क्षति उठाना पड़े, तो उस क्षति को रोकने की कोशिश करना सरकार का सबसे मुख्य उद्देश्य यहां पर यह दिखाई दे रहा है। इसके अतिरिक्त साथियों पूरे साल जब आदर्श आचार संहिता लागू रहती है कहीं ना कहीं पे, तो साथियों ऐसे में विकास के जो कार्य होते हैं वो अवरुद्ध होते हैं और विकास के कार्यों में तेजी नहीं लाई जाती। तो ऐसे में अगर एक देश एक चुनाव लागू कर दिया जाता है तो पूरे देश में विकास के कार्य सुचारू रूप से किए जा सकेंगे और अत्यधिक व्यय से भी बचा जा सकेगा। साथियों आज की इस वीडियो के माध्यम से आप लोगों ने कुछ जानकारी एक देश एक चुनाव से संबंधित जानने का प्रयत्न किया, जानने की कोशिश की। आप लोगों ने साथियों वीडियो को पूरा देखा। उम्मीद है आपको इस वीडियो के द्वारा दी गई जानकारी पसंद आई होगी, परीक्षोपयोगी लगी होगी। साथियों आप लोगों के सुझाव हमारे लिए बहुत ही महत्वपूर्ण होते हैं। अगले वीडियो आप कौन से विषय पर देखना पसंद करेंगे? अगर आपके पास ऐसा कोई सुझाव है आप कमेंट बॉक्स में आकर हमें अपने महत्वपूर्ण सुझाव दे जाइए और आपके सुझाव पर हम इम्प्लीमेंट करने की अवश्य कोशिश करेंगे। साथियों अगर आपने अभी तक हमारे इस चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो फिर अब देर मत कीजिए, जल्द से जल्द हमारे इस चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए ताकि आपको प्रतिदिन के करंट अफेयर्स, इसके अतिरिक्त ऐसे बर्निंग टॉपिक्स पे जो भी चर्चा हमने की इस तरह के वीडियो और साथ ही साथ अन्य विषयों के भी कंटेंट्स आप लोगों को हमारे चैनल के द्वारा समय समय पर उपलब्ध कराए जाते रहेंगे। साथियों आप सभी को मेरी ओर से बहुत सारी शुभकामनाओं के साथ जय हिंद, जय भारत।